हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एनके चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो स्पेशली जो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाले स्टूडेंट हैं, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम जिसके अंदर फिजिक्स सिलेबस पूछा जाता है उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। आज की इस वीडियो में अपन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे जिनके द्वारा आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को विथ इन 1 सेकेंड आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। तो नीट और जेईई एग्जाम्स की दृष्टि से आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो विद्युत विभव का टॉपिक है, इस विद्युत विभव के अधिकांश पार्ट को अपन आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले अपन बात करते हैं परिभाषा की। आपने विद्युत विभव की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ रखी है। क्या होता है विद्युत विभव? आप जानते हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की जो तीर की दिशाएं होती हैं वो आपको ये बताती हैं कि धनावेश से ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र जहाँ से शुरू होकर आ रहा है वहाँ पे कोई धनावेशित प्लेट रखी हुई है। मान लीजिए अगर मैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखता हूँ और इस पॉजिटिव चार्ज को इस विद्युत बल रेखाओं के विपरीत दिशा में लेके जाता हूँ, तो आप कहेंगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। आपने 12th की फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको धकेल करके लेके जा रहे हैं। यानी किसी शरारती बच्चे को आप प्रिंसिपल साहब के पास घसीट के लेके जा रहे हैं, वो इजीली तो जाने वाला नहीं है, उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा ना। यानी अब आपको उसको यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क है, ध्यान देना, आगे की टर्म में काम आएगा। ये जो कार्य है जो आप इसको घसीट करके लेके जा रहे हैं वो इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, जिसे अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जैसे ही आप इस चार्ज को यहाँ से फ्री करेंगे, इसके ऊपर ये जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है ये उस प्रतिकर्षण बल के अधीन दूर की तरफ गति करता हुआ जाएगा। और कहाँ पे जाके रुकेगा? जब इसके ऊपर लगने वाला बल 0 हो जाएगा। और इसके ऊपर लगने वाला बल 0 कहाँ होगा? अनंत के ऊपर होगा। तो ये जो आवेश है वो यहाँ से अनंत की तरफ गति करेगा। क्लियर है? तो अपन बात करते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में आवेश एकांक होना चाहिए। नहीं तो आप कहेंगे कि सर 5 कूलाम आवेश को लाने में और 10 कूलाम आवेश को लाने में कार्य तो अलग अलग होगा। इसलिए अपने को क्या है, एक रेट तय करना है, एक भाव तय करना है। यानी किसी एक आवेश को लाने का जो भाव है वो आपका विभव है। तो आप अगर 2 कूलाम आवेश को लाएंगे तो दुगुना कार्य करना पड़ेगा, 5 कूलाम आवेश को लाएंगे तो 5 गुना कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है वो उस बिंदु का, जिस बिंदु तक आप लेके आ रहे हो उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का, इस शब्द पे मैंने ज्यादा जोर दिया। इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र के हर एक बिंदु का विभव अलग अलग भी हो सकता है। ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र दे रखा है तो इसके हर एक बिंदु का विभव अलग अलग हो सकता है। आप थोड़ा सा आइडिया लेके बताएं कि कौन से बिंदु का विभव ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दर्शा देता हूँ, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, किसके ऊपर लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा? आप कहेंगे कि सर जिसके ऊपर प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा वहां तक लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। यानी किसी को आवेश को आप बी बिंदु तक लाएंगे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन अगर उस बी को आप ए तक लेके जाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। तो ए बिंदु का विभव है वो ज्यादा हो गया। यानी धनावेश के पास वाले बिंदुओं के ऊपर विभव ज्यादा होता है और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विभव कम होता जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी है। मात्रक की बात करते हैं। आप जानते हैं कार्य बटा आवेश होता है, जूल अपॉन कूलाम अपन इसे लिख सकते हैं और इसे ऐसा मात्रक के अंदर वोल्ट भी लिखते हैं। विमा की बात करें, ऊपर कार्य की विमा, नीचे आवेश की विमा AT होती है। विद्युत धारा की परिभाषा से आप लोगों ने पढ़ा ना, AT की विमा। कूलाम की विमा क्या होती है? AT। I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। तो इस T को आप जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो Q बराबर क्या बन जाएगा? धारा इंटू समय। और धारा की विमा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। समय का मात्रक कैसे लिखेंगे आप? T से लिखेंगे। समय को जब आप विमा में प्रदर्शित करेंगे तो T से लिखेंगे। तो इसलिए आवेश की विमा क्या हो जाती है? AT हो जाती है। इसको आप कंबाइन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद में भैया अपने पिछले टॉपिक में 12th क्लास का जो अपन चैप्टर नंबर 3 की वीडियो दे रखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के चैप्टर नंबर 3 जो कि विद्युत विभव है उसको बहुत गहनता से सीख सकते हैं। हालांकि डेरिवेशन आज अपन ने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया है, केवल कंपटीशन की दृष्टि से क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अपन कुछ ट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो अपना पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण विभव। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है
उसकी वजह से विभव, वो भी कहाँ, निर्वात में। ध्यान दें, चारों तरफ माध्यम है वो विभव को प्रभावित करता है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा है कि किसी विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विभव के गुण धर्मों के वीडियो के अंदर अपन ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, सर हमने जानते हैं इसको, कितना होता है भाई, V बराबर KQ/R। बेटा जो K है इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लो, इसको आप थोड़ा विद्युतशीलता के फॉर्म में लिख लो। तो सर K को अपन लिख सकते हैं 1/4πε0। अच्छा ये बताएं मुझे, क्या यहाँ पे हमेशा ε0 आता है क्या? ना, कभी भी यहाँ पे ε0 नहीं आता, यहाँ पे हमेशा एप्सिलॉन आता है। क्या आता है? एप्सिलॉन आता है। तो आप जानते हैं कि एप्सिलॉन R जो होता है, माध्यम का जो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, वो माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलताओं का अनुपात होती है। तो जब आप एप्सिलॉन की वैल्यू लिखेंगे तो ये ε0 और एप्सिलॉन R एक दूसरे के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो या तो आपको यहाँ पे एप्सिलॉन लिखना चाहिए और या फिर आपको एप्सिलॉन की जगह ε0 इंटू एप्सिलॉन R लिखना चाहिए। क्लियर है? ये एप्सिलॉन R क्या है? ये माध्यम की विद्युतशीलता है। और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता यानी निर्वात के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए अपन यहाँ पे 1 रखेंगे, ε0 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ε0 ही रह जाएगा। इसलिए जब कभी भी आप निर्वात लिखेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ε0 कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आता है? एप्सिलॉन आता है। क्लियर है? तो इसलिए आपके पास ये निर्वात की कंडीशन बन जाती है। V समानुपाती 1/R होता है, यानी R और V व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे V की वैल्यू कम होती जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पे आवेश आपने पॉजिटिव ले रखा है। चलिए बात करते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से आपको कुछ दूरी के ऊपर विभव निकालना है। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी तो नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब V की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी धनावेश से दूर जाने पर विभव कम होता है और पास आने पर विभव बढ़ जाता है। तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर संख्यात्मक सवाल न पूछ करके एप्लीकेशन पूछता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। V और R के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ये व्युत्क्रमानुपाती का सिंपल ग्राफ आ जाएगा। धनावेश के बारे में तो अपन अक्सर चर्चा करते हैं, पर ऋणावेश के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा को थोड़ा सा गौण रख लेते हैं, साइड में छोड़ देते हैं। तो अब अपन नेगेटिव चार्ज की भी बात करेंगे। माइनस आवेश के कारण फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर -KQ/R। क्लियर है? अब भैया जैसे जैसे इस R की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो KQ/R है इसका संख्यात्मक मान कम होता जाएगा। और जब कभी भी माइनस में संख्यात्मक मान कम होता है, यानी -2 से जब -1 होता है, इसका मतलब रियल में उसकी वैल्यू बढ़ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि यदि आवेश नेगेटिव है तो दूरी बढ़ने पर विभव बढ़ेगा। क्लियर है मेरी बात? आवेश नेगेटिव होने पर दूरी बढ़ने पर विभव बढ़ेगा, यानी ऋणावेश से दूर जाने पर विभव बढ़ता है और पास आने पर विभव कम हो जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं घट जाता है। इसका जो ग्राफ है वो अपने कुछ इस तरीके से दर्शाया कि ये आपने x की लाइन ले रखी है और ये आपने v की लाइन ले रखी है। क्लियर है? यहां पे हालांकि ये जो v है वो भी आपका पॉजिटिव ही है, इसको आप नेगेटिव कह सकते हैं। चलिए नेगेटिव कह लीजिए, ये -v है। ठीक है? तो -v के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे ये आपके पास दूरी बढ़ेगी तो आप दूरी बढ़ने के साथ साथ किस तरफ जाएंगे? मूल बिंदु की तरफ जाएंगे। और -5 से -4 होगा, फिर -3 होगा, -2 होगा, यानी एक्चुअल में विभव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव चार्ज और दूरी के लिए जब विभव का ग्राफ खींचेंगे तो आपके पास ये ग्राफ आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं परावैद्युतांक का माध्यम के विभव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने अभी बात करी थी कि सर V इज इक्वल्स टू होता है, वो होता है 1/4πε0 एंड Q/R। ये तो आपने निर्वात के लिए पढ़ा था। माध्यम के लिए क्या हो जाएगा बेटा? आपको यहाँ पे एप्सिलॉन क्या लिखना है? यहाँ पे ε0 लिखना है कि एप्सिलॉन लिखना है? सर लिखना तो एप्सिलॉन ही होता है। और जब आपको यहाँ पे एप्सिलॉन लिखना है तो आप यहाँ पे जानते हैं परावैद्युतांक में कि एप्सिलॉन R बराबर ε/ε0। तो ये ε0 इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो एप्सिलॉन की जगह आप क्या लिखोगे? ε0 इंटू εR। और माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना भी हो सकता है, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू आपको किसी क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। तो मीडियम के अंदर विभव क्या होगा? Vm बराबर 1/4πε0 εR Q/R लिखेंगे। इसमें से आप एप्सिलॉन R को छोड़ दें,
बाकी पूरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको v मिलेगा जो निर्वात का विभव था। तो मैंने एप्सिलॉन आर को इसके बटा में डाल दिया, v अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया। यानी कि निर्वात में विभव का मान सबसे ज्यादा होता है। यदि कोई आवेश है वो निर्वात में रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ अलग अलग बिंदुओं पर विभव तो कुछ अलग अलग होगा, पर वो निर्वात में सबसे ज्यादा होना है। यदि आप उस आवेश के चारों तरफ माध्यम बदल देते हैं, मीडियम चेंज कर देते हैं, तो डेफिनेटली विभव क्या होगा, घटेगा। क्लियर है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्वात में किसी आवेश के कारण मान लीजिए 50 वोल्ट का विभव है, अगर उसके चारों तरफ 2 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए तो विभव कितना हो जाएगा। तो आपके दिमाग में इतना आना चाहिए कि डेफिनेटली विभव कम हो जाएगा। उतनी जो संख्या आपको परावैद्युतांक की दे रखी है उसका आप क्या लगा दीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा। क्लियर है? एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, विभव है वो अदिश राशि होती है। ठीक है भैया, जानते हैं। इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर धनावेश है तो विभव पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऋणावेश है तो विभव नेगेटिव होगा। लेकिन विभव का मान 0 भी हो सकता है। कहाँ होता है विभव का मान 0, ये अपन अगले पॉइंट में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि विभव पॉजिटिव भी हो सकता है, विभव नेगेटिव भी हो सकता है और विभव 0 भी हो सकता है। तो विभव की ये तीनों वैल्यूज हो सकती हैं। अभी आज अपन ने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चर्चा करी थी कि ये मान लीजिए आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। यदि आप कोई आवेश लेकर के आएंगे और उस आवेश की वैल्यू आपके पास Q है और आप उस आवेश को धीरे धीरे जब लेके आएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? मान लीजिए आपको W कार्य करना पड़ेगा। तो विभव की परिभाषा क्या कहती है? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो आप लिखेंगे कि सर V इज W अपॉन Q। आप इस आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं? विभव की परिभाषा क्या कहती है? अनंत से। कहाँ तक लेके आए? इस पॉइंट तक लेके आए। तो जिस पॉइंट तक लेके आए ये उसी पॉइंट का तो विभव है। क्लियर है? अगर मैं इसको दूसरे रूप में लिखूं तो W इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? Q इंटू V। W क्या है? उस आवेश को लाने में किया गया कार्य। और आपने बात करी थी कि जैसे ही आप उस आवेश को वहां से फ्री छोड़ेंगे वो दौड़ता हुआ अनंत की तरफ भागेगा। यानी कि जब आप उस आवेश को लेके आ रहे हो तो उस आवेश के ऊपर जो वर्क किया जा रहा है वो उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। क्लियर है? तो किसी बिंदु के ऊपर विभव की वैल्यू आपको दे दी जाए, V है, आवेश की वैल्यू आपको दे दी जाए, Q है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो W इज इक्वल्स टू QV उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा होगी। और ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। जैसे आप इस आवेश को रिलीज करेंगे ये दौड़ता हुआ अनंत की तरफ जाएगा। तो ये जो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो QV है, Q आवेश है, V उस बिंदु का विभव है, QV जो ऊर्जा है वो अनंत की तरफ जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। यानी QV इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से आप ये निकाल सकते हैं कि यदि किसी Q आवेश को V विभव के बिंदु से छोड़ा जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो इतनी बन जाती है। तो ऐसा कुछ करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अपन ने पॉइंट लिखा है, किसी बिंदु पर विभव V है तो वहां पर रखे Q आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा है वो QV होगी। क्लियर है? और यदि इसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो यह अनंत पर पहुंचता है और जहां पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी QV ऊर्जा के बराबर ही रहती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। क्लियर है? और यहाँ पे आप इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 mv स्क्वायर लगा करके आप अनंत के ऊपर इसका वेग भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विभव एक अदिश राशि है, अतः आवेशों का निकाय, अभी तक अपन बात कर रहे थे केवल एक पर्टिकुलर आवेश की। यदि बहुत सारे आवेश रख दिए जाएं और फिर आपको किसी एक बिंदु पर विभव निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि पहले एक आवेश के कारण विभव निकाल लें, दूसरे के कारण निकाल लें, तीसरे के कारण निकाल लें। और विभव कैसे होते हैं? अदिश राशियां होती हैं, इसलिए आप उन सबका क्या कर देंगे? बीजगणितीय योग कर देंगे। क्लियर है? तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस लाइक दिस। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है, हालांकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए कि एक वर्ग दे रखा है, इस वर्ग के कोनों के ऊपर +Q + 2Q + 3Q + 4Q आवेश दे रखा है। ये इसकी भुजा A है, इसके केंद्र बिंदु के ऊपर विभव कितना होगा? तो O से लेके A की दूरी, O से B की दूरी, O से C की दूरी और O से D की दूरियां, सर ये सब दूरियां क्या होंगी? इक्वल होंगी। जब इसकी भुजा A दे रखी है तो इसका विकर्ण क्या होगा? आप जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा का गुणा में √2 होता है। तो A√2 इसकी AC हो जाएगी। लेकिन आपको तो AO चाहिए ना, तो AO उसका भी आधा है,
तो a अंडर रूट 2/2, तो जैसे आप उसमें 2 का भाग लगाएंगे आपके पास a/2 आ जाएगी। यानी ध्यान रखें, वर्ग की यदि भुजा आपको दे रखी है और केंद्र से उसके शीर्ष की दूरी चाहिए, भुजा यदि आपको दे रखी है और केंद्र से उसके शीर्ष की वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट आप भुजा में अंडर रूट 2 का भाग लगा दें, आपके पास ये दूरी आ जाएगी। अब आप हर एक आवेश के कारण वैल्यू निकाल लें, तो मैंने इसके हर एक आवेश के कारण वैल्यू निकाली, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। v1 की वैल्यू आ गई KQ/r, r की वैल्यू है a/√2। फिर आ गया KQ, दूसरा Q कितना है 2Q का है, तो मैंने ये 2Q लिख दिया बटा में r, फिर 3Q लिख दिया बटा में r, फिर 4Q लिख दिया बटा में r, फिर इन सबको प्लस कर दिया। तो इतना कुछ करने के बावजूद आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। आप देखेंगे सीधा कि सर प्लस 2Q है, प्लस 3Q है, प्लस 4Q है, प्लस Q है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 कूलाम का आवेश हो गया। तो आप इन चारों आवेशों को एक बिंदु पर 10Q भी मान सकते हैं, 10Q भी कह सकते हैं। तो ये 10Q का आपका चार्ज हो गया, K की वैल्यू होगी और दूरी कितनी है आपके पास a/√2। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। यदि इसमें से किसी आवेश की वैल्यू माइनस होती तो आप उसको घटा देते। जैसे मान लीजिए कि ये -2 होती, तो आप कहते कि 4 और 3 7 और 1 8, 8 में से 2 गया 6, तो आपके पास 6Q आवेश के बराबर इसका प्रभावी परिमाण रह जाता। तो यहाँ पे 6KQ√2/a हो जाती। इसकी भुजा जो है वो बदल करके दे सकता है, इनको प्लस माइनस में कैसे भी वैल्यूज अरेंज करके दे सकता है। तो इस तरीके के बेसिक से क्वेश्चन है वो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी दृष्टि से मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। देखें आप, ये मेरे पास एक षटभुज है। षटभुज का मतलब जिसकी 6 भुजाएं हैं, और मैं आपसे कह दूं कि ये समषटभुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं इक्वल हैं। तो आपको कुछ आइडिया होगा कि इसके केंद्र पे बनने वाला कोण 360 डिग्री का होगा। उसको जब आप 6 भागों में तोड़ेंगे तो 60-60 डिग्री का कोण बनेगा, और इसके जो तीनों भुजाएं हैं वो इक्वल हो जाएंगी। यानी समषटभुज को केंद्र से और शीर्ष से मिलाने पर समबाहु त्रिभुज बनते हैं। यानी कि जितनी इसकी भुजा है उतनी ही ये दूरी होगी, उतनी ये दूरी होगी, उतनी ये सब दूरियां इक्वल होंगी। ध्यान देना, ये बात बेसिक चीज है। समषटभुज की भुजा के बराबर उसके केंद्र से शीर्ष की दूरी होती है। सवाल कह रहा है इसके केंद्र पे विभव निकालो, तो भैया सबकी दूरियां इक्वल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबकी दूरियां इक्वल है। दूरी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, a है। तो अब आप इन सब आवेशों की वजह से अलग अलग न निकाल करके एक साथ सॉल्व करें। बताएं वैल्यू कितनी आएगी, +Q + Q 2Q -Q -Q, ये 2 4 तो गए, +Q -Q, ये इसको कैंसिल कर दिया। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, डायरेक्टली v = 0 आ जाएगी। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूँ कि यहाँ पे 1Q 2Q 3Q 4Q ऐसे प्लस में है, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6Q, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 15 और 3 18, 2 20 और 1 21, ऐसे सबको आप जोड़ लीजिए तो ये जो 21 आता है 21 KQ/a हो जाएगा। अगर उसमें से कोई नेगेटिव है तो उसको आप माइनस कर दीजिए। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है वो बेसिक से विभव के अंदर पूछे जाते हैं। आगे और अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो पार्ट है वो आपका कह रहा है कि भैया मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक Q1 चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ दूरी r के ऊपर एक दूसरा Q2 चार्ज है वो नेगेटिव रखा हुआ है। इनके बीच की दूरियां r हैं। एक बात मुझे बताएं कि मान लीजिए अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो +Q विभव तो क्रिएट करता, और विभव तो अदिश राशि है, दिशा का तो उसमें कोई मायना नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों पॉजिटिव होते तो क्या इनको मिलाने वाली रेखा पर कहीं विभव 0 होता, ये भी विभव क्रिएट करेगा, ये भी करेगा, सर 0 तो नहीं होगा। अगर दोनों नेगेटिव होते तो क्या विभव 0 होगा, सर दोनों नेगेटिव होते तब भी विभव 0 नहीं होता। तो ध्यान दें, जब कभी भी क्वेश्चन आता है कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में कहीं पर भी, बीच का मतलब सेंटर नहीं है, इन दोनों के बीच की दूरी के ऊपर कहीं पर भी विभव की वैल्यू है वो 0 हो सकती है। वो कब होगी, जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर दोनों समान परिमाण के हैं, दोनों की वैल्यू है वो इक्वल है, दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, तब तो डेफिनेटली विभव की वैल्यू 0 कहाँ हो जाती, एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे हो जाती। और अगर दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं तो आप कहेंगे कि सर जिस आवेश की वैल्यू ज़्यादा है उससे दूरी भी ज़्यादा होगी, और जिस आवेश की वैल्यू कम है उससे दूरी भी कम होगी। तो यहाँ पे अपन ने इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाने का प्रयास किया है। मान लीजिए यही मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये सवाल ले लेता हूँ कि मान लीजिए ये आपको दे रखा है 5 कूलाम और ये आपको दे रखा है -7 कूलाम, और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सवाल कहता है कि इनके बीच में विभव 0 कहाँ होगा। तो एग्जैक्टली इसकी जो ट्रिक बनाने का जो तरीका था वो तो ये था मेरे पास कि इसके कारण विभव कितना होगा, तो KQ/, इसको मान लीजिए आप x, तो KQ/x हो जाएगा, और दूसरे के कारण ये दूरी कितनी हो जाएगी, r - x हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स, और इसके कारण माइनस का विभव है तो मैं माइनस लगाऊंगा, लेकिन जब उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ2 अपॉन r माइनस एक्स। तो k से k यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे अपन ने इसको वज्र गुणा कर लेंगे। तो जब वज्र गुणा करेंगे तो Q1r माइनस Q1x और ये Q2x, तो ये जो माइनस वाला Q1x है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, जिस आवेश से दूरी आप चाहते हैं, मान लीजिए Q1 आवेश से दूरी चाहते हैं तो आप अंश में Q1 लिख लीजिए, अगर आप Q2 आवेश से दूरी निकालना चाहते हैं तो आप ऊपर Q2 रख लीजिए। दोनों आवेशों के बीच में आपको कहीं पर भी विभव जीरो केवल उसी स्थिति में होगा जब दोनों आवेश अलग अलग परिमाण के हों, अलग अलग प्रकृति के हों। समान परिमाण के हैं तो डेफिनेटली सेंटर में हो ही जाएगा, लेकिन दोनों आवेशों की जो नेचर है वो अपोजिट होनी जरूरी है। तो जिस आवेश से आपको दूरी चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे, बटा में दोनों आवेशों को जोड़ेंगे, इनटू में आप उस दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो इन दोनों के बीच की है। तो इस केस में मेरा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, इस केस में मेरा, ध्यान देना बेटा, ये जो -7 है, ये माइनस को आप यहाँ पे -7 मत लिखना, इसका जो चिन्ह है वो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव विभव बताने के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले में, इस ट्रिक के अंदर जब आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप इसको संख्यात्मक दृष्टि से रखेंगे। तो ये 7 और 5 12 हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा आपके पास, किससे निकाल रहे हैं आप, Q1 से 5 से निकाल रहे हैं ना, तो ये 5/12 इंटू में आपके पास 10, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। और अगर दूसरे से निकालते तो ये हो जाती सर 7/7 और 5 12 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो यदि दो आवेशों के बीच में विभव जीरो निकालना तो ये ट्रिक आपको यूज करनी चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि यदि आवेश समान प्रकृति के हैं, यानी वो प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो इनको मिलाने वाली रेखा के ऊपर कहीं पर भी विभव जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो विभव का मान दूर जाते जाओगे तो घटता जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा, और अगर नेगेटिव है तो दूर जाते जाओगे तो विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं पर भी विभव है वो जीरो नहीं होगा, केवल कहाँ पर, अनंत को छोड़ करके। क्लियर है। तो ये एक छोटा सा सेक्शन आपका विभव का हो गया, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा का। आगे चलते हैं, अगला बेटा जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके जेईई नीट का सवाल है। देखिए कैसे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, इन दोनों के बीच में रिलेशन लेकर के अपन बात करेंगे कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है। यदि आप विभव निकालना चाहें, ये बीच में कोई पॉइंट ए है, एक्स दूरी है, एक्स दूरी है, प्लस क्यू के कारण आपके पास विभव आएगा के क्यू बाई एक्स, माइनस क्यू के कारण आएगा माइनस के क्यू बाई एक्स। दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास विभव कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ध्यान दें, इसी वीडियो में अपन ने एक जगह बात करी थी कि विभव का मान पॉजिटिव हो सकता है, विभव का मान नेगेटिव हो सकता है और विभव का मान जीरो भी हो सकता है। तो वो जीरो विभव की स्थिति है वो आपकी यहाँ पर भी आ सकती है। लेकिन जब आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो सर ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगा, ये आएगा, और नेगेटिव है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आएगा। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं तो आपके एक्स एक्स की डायरेक्शन होगी ना, आई कैप की डायरेक्शन होगी ना, तो विद्युत क्षेत्र है वो इसके ऊपर जीरो नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकाली है, विभव यहाँ पे जीरो है, विद्युत क्षेत्र की दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण जुड़ जाएगी, तो आपके पास विद्युत क्षेत्र दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि विभव का मान तो जीरो हो पर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं हो। नेक्स्ट केस देखें, अब की बार दोनों चार्जेस आपने पॉजिटिव पॉजिटिव ले रखे हैं, समान प्रकृति समान परिमाण के हैं, इसलिए सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये एक्स दूरी, ये एक्स दूरी, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, आवेश बराबर, दूरियां बराबर, तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से प्लस आई कैप में, इसकी वजह से माइनस आई कैप में, और प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसकी वजह से विभव क्या आएगा, के क्यू बाई एक्स, इसकी वजह से विभव क्या आएगा सर, के क्यू बाई एक्स, दोनों प्लस हो जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति हो सकती है कि विद्युत क्षेत्र तो जीरो हो पर विभव जीरो होना आवश्यक नहीं है। विभव जीरो हो भी सकता है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन विभव जीरो नहीं भी होगा। तो ये केस आपने देख लिया। अगला और इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वर्ग लिया है और इस वर्ग की चारों भुजाओं के ऊपर ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया और सामने वाले विकर्ण के ऊपर माइनस क्यू रख दिया। सवाल कह रहा है कि विभव का मान बताएं। तो चारों, इस सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, तो सेंटर पॉइंट से चारों आवेशों की दूरियां बराबर हैं। तो जब दूरियां बराबर हैं तो आपने सर अभी पिछले टॉपिक में बताया था कि आवेशों को सीधा सीधा जोड़ लो। तो -2q है, ये +2q है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, विभव का मान तो सर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, इस प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ, तो ई ए और ई सी आवेश बराबर, दूरियां बराबर,
तो बराबर परिमाण का और विपरीत दिशा का विद्युत क्षेत्र आएगा इस केस के अंदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, रिजेक्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्लियर है? ये माइनस क्यू अपनी तरफ विद्युत क्षेत्र लेके आएगा, ये माइनस क्यू अपनी तरफ विद्युत क्षेत्र लेके आएगा। बराबर परिमाण है, बराबर दूरियां हैं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी बराबर होगा और विपरीत दिशा होगी, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को रिजेक्ट कर देगा। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जब विद्युत क्षेत्र का मान भी जीरो आ जाए और विभव का मान भी जीरो आ जाए, तो ये जो स्थिति है ये भी पॉसिबल है। ठीक है, एक इसकी चौथी कंडीशन और लेते हैं। देखिए, तो आपने एक समबाहु त्रिभुज ले रखा है, इसमें यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू रखा है और तीसरे सिरे पर सी पॉइंट पर आपने माइनस क्यू चार्ज रखा है। आप इन तीनों से इस केंद्र से दूरी कितनी होगी? सर, समबाहु त्रिभुज में केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी भुजा बटा √3। अरे वाह, भुजा बटा √3 याद है आप लोगों को? ठीक है, तो भुजा बटा √3 हो जाएगी। तो जब इन तीनों आवेशों के कारण इस केंद्र बिंदु की दूरियां बराबर हैं, आवेशों के परिमाणों को सीधा सीधा योग कर लें, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, इसकी वजह से यहाँ पर विभव बच जाएगा। तो विभव कितना हो जाएगा? KQ/R। R कितना है? A/√3। देख रहे हैं ना, A/√3। तो इसका मतलब इसके केंद्र बिंदु के ऊपर विभव तो जीरो नहीं होगा। क्लियर है? विभव जीरो नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ये प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, तो दोनों विद्युत क्षेत्रों का परिणामी किधर आएगा? इनके बीच की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ, तो इन दोनों का परिणामी और इसका खुद का परिणामी एक ही दिशा में है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा। तो मैंने यहां पे इसका रिजल्ट निकालने का प्रयास नहीं किया है, मैंने आपको केवल ये बताने का प्रयास किया है कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां पर विभव भी जीरो नहीं हो और विद्युत क्षेत्र भी जीरो नहीं हो। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्सों के आधार पर अपने पास एक निष्कर्ष निकलता है कि जब विद्युत क्षेत्र जीरो होगा तो विभव जीरो होना आवश्यक नहीं है। यह स्थिति रही कि विद्युत क्षेत्र तो आपके पास जीरो है। तीसरे पॉइंट में आपने क्या देखा था? तो यहां पे मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो ये चारों स्थितियां हैं वो आपकी पॉसिबल हैं। तो इसको तोड़ मरोड़ करके हिंदी में स्टेटमेंट है वो कैसे भी क्रिएट कर सकता है कि विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होने पर विभव जीरो होगा। जरूरी थोड़ी है। ये स्थिति रही, आपके पास विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं है, विभव का मान भी जीरो नहीं है। तो इन बातों को अच्छे से समझ करके इनकी हिंदी का अर्थ है वो आपको अच्छे से समझना है। मेरा यहाँ पे समझाने का मकसद केवल इतना सा था कि ये चारों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, ये चारों स्थितियां संभव हैं। ठीक है बेटा, आपने जब दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर विभव जीरो निकालने की स्थिति का ट्रिक पढ़ा था आपने, Q1/Q1 + Q2 × R, या Q2 से निकालनी तो Q2/Q1 + Q2 × R। तो जब विभव की स्थिति पड़ी है तो डेफिनेटली अपने को विद्युत क्षेत्र का भी जीरो मान करने का ट्रिक पढ़ लेनी चाहिए। तो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर E का मान जीरो है। कहां? दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। तो इसके लिए पहला केस यह है कि यदि आवेश समान प्रकृति के हैं, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होंगे ना, तो डेफिनेटली बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है KQ/R का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो KQ/R का स्क्वायर, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, अपने एक वीडियो के अंदर अपन ने इसका ट्रिक बना भी रखा है, सॉल्व ट्रिक के नाम से, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के उसको भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको अप्लाई करूंगा। तो यदि आपको विद्युत क्षेत्र का मान जीरो करना है, एक स्थिति है दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो जिस आवेश से दूरी निकालनी है उसको ऊपर अंडर रूट में रख दें और नीचे दोनों को अलग अलग रूट निकाल करके प्लस कर दें। Q2 से निकालनी है तो ऊपर Q2 को रख दें। क्लियर है मेरी बात? ये स्थिति है। दूसरा है कि यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो इस केस के अंदर दोनों के बीच में कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ और इस माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अपनी तरफ, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी ना, इसलिए दोनों के बीच में कहीं भी विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा। तो ये बात आप समझ लें कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उन दोनों के बीच में कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होगा। तो कहाँ होगा? उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर, दोनों आवेशों के बाहर कहीं एक बिंदु पर होगा। अब सर हमारे पास समस्या ये आ रही है कि कौन से आवेश के बाहर की तरफ होगा? Q1 आवेश के बाहर की तरफ होगा कि Q2 आवेश के बाहर की तरफ होगा? दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के तो कह दिए।
अब बेटा इसमें एक बात का ध्यान रखना है, माइनस के चिन्ह को आप भूल जाएं। माइनस का चिन्ह केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में ज्ञान करवाता है। अब आप माइनस के चिन्ह को भूल जाएं और ये देखें कि इन दोनों आवेशों में से कम परिमाण का आवेश कौन सा है। इन दोनों आवेशों में से कम परिमाण का आवेश कौन सा है? तो मैंने यहां पर Q1 जो है उसको ज्यादा परिमाण का लिया है और Q2 है उसको कम परिमाण का लिया है। ये Q2 है, इसका संख्यात्मक मान मैंने कम माना, मान लीजिए माइनस का 4 है और इसकी वैल्यू है मैं वो प्लस का 6 है। प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल संख्यात्मक मान की बात कर रहा हूं। तो जिसका परिमाण कम होगा उसके पास बाहर की तरफ एक पॉइंट होगा जहां पे विद्युत क्षेत्र 0 होना है। तो इसके अंदर तो आपके पास Q1 और Q2 की स्थिति रहती नहीं है। जिस आवेश का परिमाण कम है उसके पास बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो आप डायरेक्ट उसी से दूरी निकाल लीजिए। तो उससे दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा कि वो जो कम परिमाण का आवेश है उसका रूट ऊपर लेना ही है, नीचे आपको ज्यादा परिमाण के आवेश का रूट निकाल करके कम परिमाण के आवेश के रूट को उसमें से माइनस करना है, इंटू आर करना है। कहने का मतलब कि जब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर कहीं 0 होगा तो नीचे माइनस आएगा, बस इतना सा चेंजेज है। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो नीचे प्लस लगेगा, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो विद्युत क्षेत्र 0 बाहर कहीं होगा और उनके बीच में माइनस लगेगा। बाकी सारा का सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। अब आपके पास ऐसे बहुत सारे डीपीपी की जो क्वेश्चंस होंगे, आपके पास प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के अंदर आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखते हैं कि आपको कुछ कम समय लगता है क्या। क्लियर है? इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है और दोनों इस तरीके से रखे हुए हैं, तो इन दोनों के कारण दूरी में और विभव में ग्राफ खींच के बताएं। तो आप जानते हैं कि सर प्लस क्यू आवेश के कारण जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव कम होता जाएगा। तो जो प्लस क्यू वाला आवेश का जो ग्राफ था वो बना दीजिए। इसके इस तरफ के लिए आप ये ग्राफ आएगा और इसके माइनस एक्स की दिशा के लिए ये दूसरा ग्राफ आ जाएगा। पर दोनों ही स्थितियां क्या बताएंगी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। पर बेटा इन दोनों के बीच में, दोनों आवेश किस प्रकृति के हैं? विपरीत प्रकृति के, तो डेफिनेटली इनके बीच में कहीं ना कहीं विभव का मान 0 होना है। पर अपन ने दोनों आवेशों को क्या ले रखा? बराबर ले रखा। तो दोनों आवेश बराबर है तो विभव कहाँ 0 आएगा? इनके एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच के अंदर जो पॉइंट होगा वहां पे मैंने विभव को 0 ले लिया। और माइनस क्यू का सिंगल ग्राफ आपने पढ़ा था कि माइनस क्यू के लिए वी में और आर में क्या ग्राफ है। तो माइनस क्यू के और वी के ग्राफ में अगर इस तरफ दूरी बढ़ेगी तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव की वैल्यू इंक्रीज होगी, और इस तरफ जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे विभव की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो कई बार ये क्वेश्चन कंबाइंड ग्राफ बनवा करके आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है? इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु पर विभव है, विद्युत क्षेत्र ई है। एक आपके पास कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु के ऊपर आपके पास विद्युत क्षेत्र है वो ई दे रखा है, पर यहाँ पे आपको दूरी नहीं दे रखी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं अपन? आर मान लेते हैं। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर ई बराबर हो जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर। आपको दूरी दे रखी थी क्या? नहीं दे रखी थी। तो क्या आप आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? सर के क्यू यहाँ रह जाएगा और ई है वो इसके बटा में आ जाएगा, और आर की वैल्यू में जब आर का स्क्वायर था, स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास रूट लग जाएगा, तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। सवाल कह रहा है उस बिंदु पर विभव क्या होगा। ये जो सेम पॉइंट है जहां पे विद्युत क्षेत्र ई है उसके ऊपर विभव पूछ रहा, आपको दूरी नहीं दे रखी है। तो आप फॉर्मूले में ये मत कहना कि के क्यू बाई आर, क्योंकि जो चीज आपको फॉर्मूले में सवाल के अंदर दे नहीं रखी है वो आपके रिजल्ट में आनी नहीं चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे आपको दूरी नहीं दे रखी है तो आप v बराबर के क्यू बाई आर नहीं लिख सकते। हो सकता है कि आपका पहला ऑप्शन जो है वो के क्यू बाई आर दे दिया जाए या के क्यू बाई एक्स दे दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी दे नहीं रखी होती वो आंसर में भी नहीं चाहिए। तो आपके पास v का फॉर्मूला होता है सर के क्यू बाई आर। आर की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली तो रख दीजिए, ये रखी के क्यू बटा आर की वैल्यू लिखेंगे आप के क्यू अपॉन ई। तो ये रूट का है, ये कैपिटल के क्यू है, तो आपके पास v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये रूट ई ऊपर चला जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या आएगी वैल्यू? सॉल्व करके बताएं देखें। क्लियर हो गया? ये रूट के क्यू से रूट के क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ई के क्यू। सॉल्व कर लेना इसको, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है
देखिए निम्न दिए गए चित्र के अंदर, नीचे चित्र दे रखा है, केंद्र के ऊपर विभव है वो 0 होना चाहिए। केंद्र के ऊपर विभव है वो आपको 0 लेना है। तो इस केस के अंदर ये जो Q है इसकी वैल्यू कितनी है, तो पहले इस डायग्राम को देखें। वर्ग है, वर्ग के 2Q है प्लस 3Q है प्लस 4Q है और ये स्मॉल q है, और केंद्र के ऊपर विभव 0 चाहिए। क्या केंद्र से सभी आवेशों की दूरियां बराबर हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। तो जब कभी भी दूरियां बराबर हों और विभव 0 हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो भैया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 4Q है, 3Q है, 2Q है। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9Q पॉजिटिव हो गया। तो अब आप क्वेश्चन को जब अलग अलग सोल्व करेंगे तो इसकी जो वर्किंग है, डेरिवेशन है, वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। पर ट्रिकी क्या कर पाएंगे आप कि 4 और 3 7 और 2 9Q प्लस के हैं, तो यहाँ पे 9Q माइनस का होगा। क्योंकि दूरियां इक्वल हैं, दूरियां अगर इक्वल नहीं होती तब तो अपने को सॉल्व करना ही पड़ता। तो यहाँ पे Q है दैट इज इक्वल्स टू -9Q आंसर आ जाएगा। तो ये आपके विद्युत विभव के एक बिंदु और अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव के कुछ न्यूमेरिकल्स थे। इसके और भी आगे टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, उस पर अपन अगले सेशन में जा पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।